तो आप लोगों की सबसे बड़ी दुविधा है वैकल्पिक विषय। और वैकल्पिक विषय को लेकर कन्फ्यूज़न भी रहता है आप लोगों को कि वैकल्पिक विषयों का में चुनाव किस चीज़ का करें, क्या वैकल्पिक विषय रखें। पहले तो इस चीज़ की दुविधा रहती है। बहुत सारे लोग ऑप्शनल बदलते भी रहते हैं, पहले ऑप्शनल कुछ था फिर ऑप्शनल कुछ है, एक दो अटैम्प्ट देने के बाद भी कुछ लोग जो है ऑप्शनल बदलते हैं। आप लोगों ने एक अभी वेब सीरीज चल रही थी एस्पिरेंट, उसमें भी देखते हैं कि लास्ट में जब ऑप्शनल का लास्ट अटैम्प्ट होता है उसमें ऑप्शनल बदलने को लेकर जिक्र करता है। तो वैकल्पिक विषय एक बहुत बड़ा चिंता का विषय छात्रों का बना रहता है। आज के सेशन में मैं आप सभी को कुछ ऐसा बताने का प्रयास करूंगा, यदि उसका आपने अनुसरण किया तो आप खुद उसका फल पाएंगे। महज 15 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 7 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि वैकल्पिक विषय में आप कैसे करना है। तो मैं क्रम से बताऊंगा और यहाँ पे जो वैकल्पिक विषय सबको कॉमन लेकर के चलूँगा। जितने वैकल्पिक विषय हैं सबको कॉमन, जो मेथड बता रहा हूँ यदि सबके साथ अप्लाई करेंगे तो लगभग सारे वैकल्पिक विषय एक जैसे ही निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है वैकल्पिक विषय का चुनाव। पहला क्वेश्चन ये है, वैकल्पिक विषय का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आईएएस के एग्जाम पे एक वैकल्पिक विषय है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। अब क्या ऑप्शनल चुनेंगे आप, क्या इसको लेकर पैरामीटर्स होने चाहिए और इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे अभी हम बात करेंगे प्रॉपर। और कुछ मैं बहुत बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा, यदि उस पर काम नहीं किया गया तो शायद आपको बहुत डिले हो सकता है वैकल्पिक विषय को लेकर के, और यदि उस पर प्रॉपर काम कर लिया गया तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ भाई क्या बात है। तो वैकल्पिक विषय का चुनाव को लेकर आईएएस में एक वैकल्पिक विषय है, 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, लगभग 500 नंबर का वैकल्पिक विषय आपका, और बहुत ह्यूज मतलब इसका एक वेटेज होता है आपका आपकी मेरिट लिस्ट पे। वैकल्पिक विषय पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पहला तो ये विषय हो गया। दूसरा है वैकल्पिक विषय आईएएस के साथ साथ यूपीपीसीएस है, जैसे आपका यूपीपीएससी में भी एक ऑप्शनल, पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, अब एक कर दिया गया है। 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 400 नंबर का वैकल्पिक विषय का वेटेज है। ठीक है, तो आईएएस में 500 का, इसमें 400 का। एमपीपीएससी में वैकल्पिक विषय है ही नहीं, बिहार में है, बीपीएससी में वैकल्पिक विषय है। तो वैकल्पिक विषय को लेकर के अब आपको बहुत ही कॉमन एक ऐसी रणनीति बता के जाऊंगा। अब मुझे एक बार आप लोग बताइए कि आप में से किसका किसका क्या क्या वैकल्पिक विषय है। सभी लोग एक बार अपने वैकल्पिक विषय को क्लियर करें कि आपका वैकल्पिक विषय क्या है, कमेंट में बताएं मुझे, है ना। जिनमें से कुछ लोगों का मेरे पास आ रहा है कमेंट, रेखा कुमारी जी कह रहे हैं हिस्ट्री है इनका, ब्रजेश कुमार कह रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, विराज जी का सोशलॉजी है ना। तो यहाँ पे मैं एक जगह लिख लेता हूँ कौन कौन से ऑप्शनल आ रहे हैं हमारे पास। एक तो हिस्ट्री आ रहा है, ठीक है, दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ रहा है, ठीक है, तीसरा सोशलॉजी का ऑप्शनल आ रहा है, सोशियोलॉजी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सोशलॉजी का ऑप्शन आ रहा है, 3 हो गए। इसके बाद आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले काफ़ी लोग हैं इसमें, ठीक है, हिस्ट्री वाले भी काफ़ी लोग हैं, जीतू मिश्रा जी हिस्ट्री, रेखा कुमारी जी हिस्ट्री, ब्रजेश खत्री जी PSIR, अच्छा, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग एंथ्रोपोलॉजी भी लेते हैं, अब एंथ्रोपोलॉजी भी है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत सारे लोग ज्योग्राफी रखते हैं अपना ऑप्शनल। लिटरेचर में बहुत सारे लिटरेचर हैं, हिंदी लिटरेचर लोग रखते हैं, पंजाबी लिटरेचर रखते हैं, मैथिली रखते हैं, बहुत सारे लिटरेचर हैं। तो लिटरेचर में भी आप लोग रखते हैं, बहुत सारे हिंदी साहित्य भी रखते हैं, जैसे नागेश यादव जी हैं, कह रहे हैं हिंदी साहित्य है, और नितेश तिवारी जी ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर में कन्फ्यूज्ड है ना। और है और कोई दुविधा है तो अब आज सभी दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले ये लिस्ट जो आपके सामने है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, कि ऑप्शनल क्या चुने, क्या होना चाहिए, 3-4 चीज़ें बताऊंगा। पहले ऑप्शनल के चुनाव को समझेंगे, फिर ऑप्शनल की कंप्लीट रणनीति को समझेंगे कि क्या रणनीति रखनी चाहिए। बहुत ही व्यवहारिक और 7 दिनों भर का काम आपको बता के जाऊंगा। इसके बाद फिर आपको कंटेंट भर चाहिए, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी चीज़ की, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, देखो आपका बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट रखता है इस चीज़ में।
आपने पहले क्या काम कर रखा है, क्या आप साइंस साइड के छात्र रहे हैं या आप आर्ट साइड के छात्र रहे हैं या आपने जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से रहे हैं, टेक्निकल जैसे कि बीटेक वगैरह आपने किया है। ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपका यहाँ पर वैकल्पिक विषय के चुनाव में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा कुछ ग्रेजुएशन ही रखता है, लेकिन ग्रेजुएशन का एक रोल है, क्योंकि जो पीछे की गई मेहनत है वो आगे काम ली जा सकती है। तो सबसे पहले आपका जो जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है ना, आपने बीए किया है तो बीए में क्या सब्जेक्ट आपके थे, आपने बीएससी किया है तो बीएससी के सब्जेक्ट क्या थे, आपने बीटेक किया है तो बीटेक के सब्जेक्ट क्या थे, है ना, ये हो सकता है। अब देखो जो सिविल सर्विसेज में सब्जेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो जनरल स्टडी में आपको पढ़ने ही है। बच्चा आकर के कंफ्यूज क्यों होता है, क्योंकि उसको लगता है कि जनरल स्टडी, जैसे मान लो इस बैकग्राउंड का बच्चा है और इस बैकग्राउंड का बच्चा है, इस बैकग्राउंड के बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं यहाँ पर जिसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे कि इतिहास आपको पढ़ना ही है जनरल स्टडी में, है ना, इतिहास तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, पूरे चारों के चारों सेक्शन जो इसके हैं अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इतिहास के बाद आपका भूगोल हो गया, भूगोल भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, या भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना ही पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूरा पेपर ही है ये, राज्य व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। एक और आपका है इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे अलग कैटेगरी पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटी का जो सेक्शन है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है। बाकी यहाँ पे थिंकर्स हैं जो लोक प्रशासन के चिंतक हैं प्रमुख, और कुछ टॉपिक और हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग है। यहाँ पर भी थिंकर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, ऑप्शनल में। जीएस में नहीं, जीएस अलग चीज़ है, ऑप्शनल अलग चीज़ है। पहले चीज़ दिमाग से हटा देना है कि जो मेरा जीएस है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शनल तो हिस्ट्री रख रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में ही सबसे कम नंबर आ रहे हैं उनके। ऑप्शनल रख लेने से आपका काम नहीं हो जाएगा, आपका भला नहीं हो जाएगा, आप किसी सब्जेक्ट के ज्ञाता नहीं हो जाएंगे। ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है। ऑप्शनल रखने मात्र से आप किसी सब्जेक्ट के किसी भी चीज़ के ज्ञाता नहीं हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या का मैं आपका कोशिश करता हूँ कि समाधान कर पाऊँ, ठीक है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपका जनरल स्टडी के टॉपिक हैं जो मैं लिख रहा हूँ। देखो सामान्य विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये बहुत जनरल टॉपिक हैं, कोई ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें डीपली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ऐसे डीप क्वेश्चन नहीं आते। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे आपको अपने ऑप्शनल में हिंदी साहित्य यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे हिंदी नहीं दिख रहा है ना, हिंदी का रोल नहीं है यहाँ पे, ऑप्शनल पे हिंदी नहीं दिख रहा है। आपकी रुचि हो सकती है हिंदी साहित्य को लेकर, हिंदी लिटरेचर को लेकर रुचि हो आपकी, हो सकती है। आपकी रुचि है तो हो सकता है कि आप, अब बच्चा दिमाग क्या लगाता है, उसे लगता है कि जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो जनरल स्टडी में पूछा जा रहा है, मैं उसी को ऑप्शनल रख लूँ तो चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो तो मुझे ऑलरेडी पढ़ना ही पढ़ना है। तो वैकल्पिक विषय ले लूँगा तो एक सपोर्ट हो जाएगा, वहाँ पे अच्छे से पढ़ लूँगा तो जनरल स्टडी पे भी उसका सहयोग मिल जाएगा, थोड़ा वेटेज ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं, ऑप्शनल है 500 नंबर का आपका, ठीक है। यदि आप हिस्ट्री देखो तो लगभग आपका 150 से 170 नंबर तक का वेटेज हो जाता है इतिहास यदि वैकल्पिक विषय आप रखते हैं तो। मैं आईएएस और इसी तरीके से यूपीपीसीएस, इन दोनों को आप पैरामीटर्स ले सकते हैं। बाकी अपने अपने राज्य लोक सेवा आयोगों के, यदि आप कोई दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग दे सकते हैं तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो यदि केवल आप यदि इतिहास लेते हैं तो इतिहास का जो वेटेज है वो आपका लगभग, ठीक है, 500 इधर और यहाँ पे मैं 150 कर देता हूँ, 170 तब भी ज़्यादा हो जाएगा, 150 कर देता हूँ नॉर्मली। तो आपका टोटल ये कितना निकल आएगा, टोटल कितना हो जाएगा। मैं ऑप्शनल लेवल की बात, पीटी का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पीटी के नंबर जुड़ते नहीं, पीटी की बात नहीं करते, हम मेंस की बात करते हैं। यहाँ पे 650 का वेटेज है आपका, ठीक है, इतिहास का। भूगोल में भी देखेंगे तो भूगोल का भी कुछ यही कंडीशन है, 500 प्लस मान लीजिए 80 से 90 नंबर के आते हैं क्वेश्चन यहाँ पर भी। तो ये भी आपका वेटेज देखा जाए तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज हो गया आपका, है ना। तो 580 के आसपास यहाँ पे मान लीजिए। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था को उठा लीजिए, राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था 500 नंबर तो आपके ऑप्शनल हो गए। जीएस में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा वेटेज है, लगभग
200 के आसपास का वेटेज आपका निकल के आता है, तो 700 नंबर हो गए। मतलब जीएस में ऑप्शनल कैसा चुनना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से हैं। यदि आपका सब्जेक्ट जिस पे आपने 3 साल मेहनत की है, वैसे तो ग्रेजुएशन की हमें पता है कि देश में हालत क्या है, अभी तो ये कोविड के दौरान सब प्रमोट भी किए जा रहे हैं, नहीं तो खूब नकलबाजी चलती है भारत में। बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत प्योरली एजुकेशन भी कराती हैं और बहुत प्योरली जो है चीज़ें चलती हैं। बच्चे भी स्कूल नहीं जाना चाहते, आप लोग भी पढ़ना नहीं चाहते, इस चक्कर में आप अपना 3 साल ख़राब करते हो। बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन कर तो लिया होगा, लेकिन विषय वस्तु की एक अच्छी और व्यापक समझ नहीं होगी, क्योंकि कभी किया ही नहीं होगा आप लोगों ने। अच्छी और व्यापक समझ आप लोगों की नहीं होगी और आप लोगों ने किया भी नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, बच्चे भी। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत समझना पड़ेगा, समझदारी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का रहता है। तो यदि आप इतिहास चुनते हैं, आप भूगोल चुनते हैं, आप राज्य व्यवस्था चुनते हैं, आप अर्थव्यवस्था चुनते हैं, तो पहले चेक कर लेना है कि कोई आपने पहले से मेहनत कर रखी है क्या इन चीज़ों में, क्या पहले से आपने कोई मेहनत की है क्या। यदि आपने पहले से मेहनत नहीं की है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी मेहनत नहीं की है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। यदि आपने पहले से किसी सब्जेक्ट के मेहनत कर रखी है तो फिर आपको इजीली वो सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि किस में सिलेक्शन हो रहे हैं, किस में क्या हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं लॉ जो विधि है उसमें भी बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत, ये मत देखो, टॉपर मत देखो, पुराना ये भूल जाओ कि कौन क्या ले रहा है, ये नहीं है। उसकी कमांड अच्छी थी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, हमें कमांड पे फोकस करना है कि मैं किस पे कमांड बना सकता हूँ बहुत अच्छी। आप जिस पे भी कमांड अच्छी बना लेंगे ना, आप मैथिली लिटरेचर पे कमांड अच्छी बना लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किस पे अपने आप को बेहद और अच्छा महसूस कर रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ने में आपको जल्दी समझ में आता है, कौन सा विषय पढ़ने पे आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। समझ रहे हैं, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे समान अध्ययन का ये जो पेपर है आपका, समान अध्ययन के पेपर में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पर आते हैं, सारे कंप्लीट टॉपिक आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, क्लियर है, इजी है। अब आगे जो है बात करते हैं अच्छे से चीज़ों को लेकर के। तो ऑप्शनल को चुनने में पहले तो अपना बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। यदि बैकग्राउंड में आपको क्लियरिटी मिल जाती है, आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड ये है और इस बैकग्राउंड से आप इस वैकल्पिक विषय पे ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, जो लिस्ट में है वैकल्पिक विषय के, तो उसको आप प्राथमिकता दे सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसी से काम हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पर काम कर रखा है, प्राथमिकता दे सकते हैं आप। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बैकग्राउंड हमारा बहुत मतलब हमने पढ़ा होता है और वो सब्जेक्ट भी ऑप्शनल में होते हैं, तो एक दिक्कत होती है कि हमें उसमें रुचि नहीं होती, मतलब मज़ा नहीं आता। 3 साल यदि आपने किसी सब्जेक्ट को ढोया है तो फिर वैकल्पिक विषय को यहाँ पे ढोने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना उसको, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जब आप जनरल स्टडी को पेपर पढ़ते हैं ना, तो किसी न किसी सब्जेक्ट में मज़ा आने लग जाता है, ज़बरदस्त मज़ा आने लग जाता है। और जब किसी न किसी सब्जेक्ट पे आपको मज़ा आने लग जाएगा तो फिर क्या है, आप उस सब्जेक्ट को भी अपना एज अ वैकल्पिक विषय रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक वैकल्पिक विषय के तौर पे उस सब्जेक्ट को भी आप रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक विषय के तौर पे भी सब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वैकल्पिक विषय जो आपका ऑप्शनल है, उस ऑप्शनल में ज़रूरी है रुचि का होना। ठीक है, सबसे पहला है आपका बैकग्राउंड, आपने पहले क्या किया है। ठीक है, तो आपने अपने ग्रेजुएशन में आपने स्नातक के टाइम पीरियड पे क्या किया है, पहले उसको देख लीजिए। स्नातक के बाद दूसरा है आपकी रुचि, इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है। यदि किसी सब्जेक्ट पे आपको मज़ा आ रहा है तो मैं सच बता रहा हूँ, फिर आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। आपको हिंदी लिटरेचर पे मज़ा आ रहा है तो आपको लेना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हिंदी में पता चला 2 दोहे आप याद नहीं कर सकते हो तो फिर किस मतलब का, उसको लेके क्या बैठोगे। इतिहास में 4 आपको घटनाएं नहीं याद होती हैं तो फिर आप क्या इतिहास को लेकर के कर पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। अब मुझे एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ये है ज्योग्राफी पढ़ना मैंडेटरी है ऑप्शनल में, हिस्ट्री पढ़ना ये जीएस में मैंडेटरी, ये पढ़ना ही पड़ेगा, इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा, राज्य व्यवस्था पढ़नी ही पड़ेगी, अर्थव्यवस्था पढ़नी ही पड़ेगी। तो यदि ये पढ़नी पड़ेगी तो इनमें से ही कोई वैकल्पिक विषय चुना जा सकता है, चुना जा सकता है कि नहीं चुना जा सकता। यदि इनमें से ही चुन लेंगे तो यहाँ तो मेहनत करनी है, वैकल्पिक विषय में इसमें सध जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छे से सध जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि इनमें से भी कोई में मज़ा नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यार जीएस तक ही रहने देते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं बात बढ़ाते हैं, तो फिर आप इंटरेस्ट को अपने चेक करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी रुचि क्या है। जो आपकी रुचि हो, रुचि के हिसाब से ही आगे बढ़ने का प्रयास करिए।
रुचि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना इंटरेस्ट के बात नहीं बनती है। जब तक अपना ही मन ना लगे किसी चीज़ में तो फिर चीज़ें ढोना ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चीज़ें ढोने से बेहतर है कि आप जो है तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हो? जितनी बात अभी तक समझाई है, अब मुझे आप में से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपने जो वैकल्पिक विषय लिया है उसमें किसका रोल है। क्या आपके बैकग्राउंड का रोल है, आपके इंटरेस्ट का रोल है, या फिर आपने ऑलरेडी उस पर कुछ काम कर रखा है। अब कुछ बच्चों के साथ ये होता है कि कुछ बच्चे जो है 1 से 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उनको। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि मैं हिस्ट्री लूँ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लूँ। मान लीजिए आपको बैकग्राउंड में आपका हिस्ट्री हो गया, आपको मज़ा लग रहा है कि यार लोक प्रशासन ले लेते हैं, है ना, प्रशासन में बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, पढ़ना ही है, यही इसी का आगे काम पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कन्फ्यूज़ हो गए, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत ईजी तरीके बताऊंगा आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो करना क्या है इसमें, यदि ये कंडीशन आपकी आती है, कोई 2 ऑप्शनल को लेकर के, कोई 3 ऑप्शनल को लेकर, कोई 4 ऑप्शनल, 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेना तो एक ही है। ठीक है, हाँ काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट भी है और बैकग्राउंड भी है। जैसे इतिहास बोल रहे हैं कि इतिहास में इंटरेस्ट भी है, बैकग्राउंड भी है, पहले से भी पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी। यदि इंटरेस्ट और बैकग्राउंड है तब तो मज़ा आ गया, आपको दोहरा लाभ होगा, आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर कुछ कहना ही नहीं है आपको, फिर आपका ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलरेडी मेहनत कर रखी है और आप पढ़ने में आपको उस हिसाब से मज़ा भी आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट इसमें है, तो अब आपको जानते हैं कि यहाँ पे आप डायरकी में फंस गए, 2 में फंस गए, और 2 हमेशा खतरे की बात होती है ना। वो आपने एक शोले मूवी देखी होगी, शोले मूवी पे एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अमिताभ बच्चन के पास एक सिक्का रहता है और सिक्का को हमेशा उछालता है। जब भी उसका दोस्त किसी भी काम को लेकर उसे जिद करता है तो सिक्का उछालते हैं, और सिक्का को उछाल करके ही वो क्या करते हैं, डिसीजन लिया करते हैं। तो आपने देखा होगा उस सिक्का में हेड और टेल नहीं था, उसमें एक ही था, हेड ही था, बस दोनों तरफ हेड था। तो हमेशा वो अमिताभ बच्चन के पक्ष में ही मामला जाता था। तो वैसे ही वैकल्पिक विषय के चुनाव में भी है, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। नागेश यादव कह रहे हैं BA MA बैकग्राउंड है और इंटरेस्टेड भी है। हाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों, बैकग्राउंड और इंटरेस्ट दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सक्सेस रेट मत देखिए कि कोई क्या ऑप्शन है। लोग पंजाबी लिटरेचर से भी क्वालिफाई हो रहे हैं, है ना। तो क्वालिफाई होने के लिए किसी भी चीज़ से क्वालिफाई हो सकते हो, बस मुद्दा इस बात का है कि आपके अंदर उतनी दम होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए, बस सीधी साफ सी बात ये है। ठीक है, तो हिस्ट्री प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। अब इसको समझते हैं, अच्छे से समझ के आगे फिर हम चीज़ों को बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जब 2 की बात आए तो 2 में सबसे पहला काम करना है सिलेबस उठाना है, सिलेबस उठाना है। बहुत सारे लोग सिलेबस को भी पैरामीटर बना लेते हैं कि सिलेबस छोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है। पहले यूपी PCS में चलता था ना आपका समाज कार्य और रक्षा अध्ययन, है ना, समाज का रक्षा अध्ययन चलता था, लोगों को लगता था बहुत छोटा सिलेबस है, ले लो। आयोग ने हटाई दिया, दोनों को गायब कर दिया, 2018 से दोनों चले गए। अभी भी बच्चे ढूंढते रहते हैं किसका सिलेबस छोटा है। मैं कह रहा हूँ सिलेबस छोटा है बड़ा है क्या है, इतिहास तो पढ़ना ही है। यदि आप इतिहास को सिलेबस छोटा बोलते हो, आपको GS में इतना बड़ा सिलेबस रख रखा है उन्होंने, GS में भी स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि GS में आपको पूरा इतिहास पढ़ के आना है। क्या बचा है, क्या टॉपिक बचा है? PT में भारत का इतिहास लिखा है, सब कुछ आता है उसमें। विश्व का इतिहास मेंस में लिख दिया है, उसमें सब कुछ आता है। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, उसमें सब कुछ आता है। पढ़ना तो सब कुछ है ना, बात तो इससे बनेगी नहीं। ज्योग्राफी के साथ भी यही है, मतलब जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब चलिए अब एक एक करके समझते हैं। पहला तो हो गया सिलेबस, ठीक। सिलेबस के बाद दूसरी चीज़ आपकी हो गई, सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद आपकी दूसरी चीज़ हो गई, वो है आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये लगभग मुझे चाहिए 20 साल के, 20 ईयर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। इससे ज़्यादा पुराने मिल जाए तो और बात बन जाएगी। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस 2 चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहले शुरुआत में 2 चीज़ चाहिए और इसी पे 7 दिन लगाना है हमें। शुरुआत के 7 दिन इसी पे काम करना है। जो भी ऑप्शनल चुनते हैं, जो ऑप्शनल आपने फाइनल कर रखा है, और यदि नहीं फाइनल कर रखा है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि नहीं फाइनल कर रखा है तो भी आप दोनों का सिलेबस देखेंगे और दोनों के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये मस्ट है, मतलब इसी से शुरुआत करनी है अपने वैकल्पिक विषय की। कैसे वैकल्पिक विषय को चुनते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले ये 2 पैरामीटर्स हैं। पहला है किसी चीज़ का भी सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या है, और दूसरा
उसको लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके का लेवल पूछा गया है, स्तर क्या किया गया है। इसको हल्के में मत लीजिए, सारा खेल यहीं से होना है, सारा खेल बहुत अच्छे से यहीं से होना है। मैं आज अभी आपको बताऊंगा अभी, और मैंने हमेशा इस चीज़ पे जोर दिया है, जब भी आपको मैंने बताया है तो ये मेथड काम बहुत अच्छा करता है। आपको विजनरी भी को क्लियर कर देगा कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। आप जिसमें 3 गुना 4 गुना मेहनत करेंगे ना, उसे रिड्यूस कर देगा, उसे कम कर देगा, है ना। 4 टाइम मेहनत करने की जगह पे आपको बस थोड़ी सी मेहनत पे ही आपका काम हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। तो चलिए अब क्रम से एक एक चीज़ समझते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने और घबराहट से कुछ नहीं आपको मिलेगा, परेशान होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ध्यान से समझना है, जो वैकल्पिक विषय आपने दिमाग में बैठा रखे हैं, आपको अभी कन्फ्यूजन है यदि 2-3 में, तो आप 2-3 के सिलेबस उठाइए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए। अभी कंटेंट नहीं देखना, कंटेंट को छोड़ दीजिए, कंटेंट बात की बात है। पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस पे बाकायदा 7 से 8 दिन देना है, 7 डेज पर डे, 7 से 8 दिन, 3 से 4 घंटे देना है इस चीज़ पे। बस 7 दिन में 3 से 4 घंटे देंगे, आपका बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऑप्शनल आसान हो जाएगा। कुछ मेथड आपको बता के जाऊंगा मैं। बस मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पुराने मिल जाएं, 20 साल 30 साल कुछ भी मिल जाए, आपको मिलना चाहिए। पिछले साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अपने पास रखना ही रखना है, बिना इसके बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आपको पहली बात क्लियर होना चाहिए, ठीक, स्पष्ट होना चाहिए। कम से कम 20 साल का तो हमें रिकॉर्ड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ मैं ये बताऊँगा आपको, लेकिन इसका बेनिफिट आपको मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहला काम सिलेबस लेना है, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है। इतना कर लेने के बाद देखो, यदि एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन ये काम, ये मेथड वहाँ पर भी करना है, ठीक है। लेकिन 2 हैं तो दोनों के लिए लेकर के बैठना है, दोनों में से एक चुनना है। पहले काम करना चाहिए शॉर्टलिस्ट करके एक में आना, और शॉर्टलिस्ट में एक में आने का मतलब ये है कि जब आप सिलेबस पढ़ोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको उनमें से कंपेयर करोगे कि आप किस में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्मेंस आपकी किस में बेहतर है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो या हिस्ट्री में। हिस्ट्री की भाई पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन को लेकर मैं सहजता महसूस करता हूँ। यदि आपको ये महसूस होने लग जाएगा मैं इतने में सहज हूँ, मैं इतने में सहज हूँ, तब तो कोई तकलीफ ही नहीं है, तब तो आसानी से आप चीज़ों को करने लग जाएंगे। और यदि आप सहज नहीं रहेंगे, आप ही परेशान रहेंगे, तब तो फिर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, बात में कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, ये पहली चीज़ है, पहली शर्त है हमारी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, कि मैं जितना बता रहा हूँ ये चीज़ दोनों ने अभी किसी ने नहीं किया होगा। अभी मैं बात करता हूँ स्टडी मटेरियल पे आता हूँ, पर स्टडी मटेरियल अभी साइड पे रख देते हैं। पहले हमें काम करना है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, 2 चीज़ों पे काम करना है। जो भी वैकल्पिक विषय आपने रखा, आपने इतिहास रखा, आपने भूगोल रखा, आपने राज्य व्यवस्था रखा, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो रखा हो, सबको उनका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना ही चाहिए, मस्ट है। तब जाके एक सही डिसीजन पे आप पहुँचोगे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पे क्या कमांड है, क्या करना चाहिए। कंटेंट की कमी नहीं है आज के टाइम पे। आप सोच रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट के कंटेंट में कमी है, कोई कंटेंट में कमी नहीं है। आज के टाइम पे खूब एडवांस बुकें हैं, आज के टाइम पे खूब सारे इग्नू के नोट्स हैं, हर सब्जेक्ट पे इग्नू के नोट्स हैं। आज के टाइम पे नोट्स की कमी नहीं है, नोट्स ही नोट्स हैं, पर्याप्त नोट्स हैं। मुद्दा बस ये है कि आप लोगों को पहले कन्फर्म करना है कि आपका ऑप्शनल क्या होगा। अब स्कोरिंग है, नॉन स्कोरिंग है, ये फालतू की बातें मैं मानता हूँ, इससे बेनिफिट नहीं होता है कुछ भी। फालतू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आपका रुचि नहीं है तो वो स्कोरिंग भी आप क्या कर लोगे, ले लो स्कोरिंग, क्या कर लोगे स्कोरिंग को लेकर के। फिर सब लोग एक ही नहीं लेते ऑप्शनल। यदि स्कोरिंग किसी को लगता है कि भाई लॉ जो है स्कोरिंग होता है तो सब लॉ ले लो भाई, लॉ स्कोरिंग होता है, वहाँ पे जाओ पढ़ो उतना जितना उसमें पढ़ना पड़ रहा है ना। यदि आपको लग रहा है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री है, स्कोरिंग होता है, जाओ पढ़ो। स्कोरिंग से नहीं बात बनेगी, यहाँ पे है बात की आपका इंटरेस्ट और बैकग्राउंड को लेकर के क्या आपकी पृष्ठभूमि रही है, कितना आपने ऑलरेडी अभी तक उसमें काम किया है, क्या ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, उसी हिसाब से हम एक रणनीति बनाएंगे। क्लियर है। स्टडी मटेरियल का भी आता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक बात, ठीक। पहले हमें सिलेबस उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, 7 दिन के लिए बैठना है। 7 दिन के लिए 3 से 4 घंटे हमें टाइम देना पड़ेगा इसमें हर हालत में। अब देखो करना क्या है, बहुत इजी बताता हूँ। मान लो ये आपका जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पूरे, और ये आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है। सबसे पहले अपना सिलेबस निकालो। सबसे पहले क्या करना है, अपना सिलेबस निकालना है।
और सिलेबस निकालने के बाद उस सिलेबस से जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं, पहले देखो उसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, सिलेबस के टॉपिक कौन से हैं। सिलेबस के टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, सारे टॉपिक आपको एक जगह पे अपने नोट डाउन करना है, क्या क्या टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। पहले टॉपिक चुन लेने हैं उस सिलेबस में, ठीक है। पहले उस सिलेबस के सारे टॉपिक लिख लेने हैं, 2-3 पेज लगेंगे, 2-3 पेज में सारे टॉपिक आपके आ जाने चाहिए, या थोड़ा ज़्यादा भी लगता है तो भी चलेगा। पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारे आयोग ने बोला है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। सब सिलेबस में स्पष्ट होता है, क्लियर होता है ऑप्शनल के। जिस भी ऑप्शनल के सिलेबस को देखोगे वहाँ पे सारे टॉपिक लिखे होते हैं, सारे टॉपिक अच्छे से लिखे होते हैं। पहले सारे टॉपिक आपको उसके देख लेना है, सारे टॉपिक देखना है, क्लियर है। यहाँ पे सारे टॉपिक लिखेंगे आप, एक तरफ से सारे टॉपिक, जितने चैप्टर कुछ भी है। आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस है तो वहाँ पे कितने टॉपिक बनते हैं, तो यहाँ पे सिलेबस से एक बार टॉपिक नोट डाउन कर लेना है। क्या करना है, सिलेबस से टॉपिक नोट डाउन कर लेना है। इसमें 2 दिन लगना चाहिए, 2 दिन का रिसर्च आपका प्रॉपर होना चाहिए। हल्के में मत लीजिए कि आपने पेपर उठाया बस छाप दिया, सिलेबस उठाया छाप दिया, नहीं ऐसे नहीं। प्रॉपर उसको नेट में रिसर्च करते हुए, काम करते हुए, जितने टॉपिक हैं कि मान लो इसमें जो है सिलेबस में पेपर 1 पेपर 2 2 है, पेपर 1 में 10 टॉपिक हैं, है ना, पेपर 1 में 10 टॉपिक हैं और पेपर 2 पे भी 10 टॉपिक है। मान लीजिए पेपर मतलब कि उसी में 10 टॉपिक हैं आपके एक ही पेपर में, पेपर 1 में 10 टॉपिक, पेपर 2 में 10 टॉपिक, ठीक है। ये मुझे चाहिए, पहला काम ये होना चाहिए, पहली लिस्ट ये चाहिए मुझे आप लोगों से, और ये लिस्ट आपको बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, पूरे टॉपिक अपने लिख लेने चाहिए, बिल्कुल सीरियसली, गंभीरतापूर्वक। कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं कि इतने सारे टॉपिक, इतना डीप टॉपिक, कुछ नहीं है, उसको डीप पढ़ेंगे फिर हम। पहले इतना कंफर्म करिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं। जब टॉपिक कंफर्म हो जाएं, इसके बाद उठा लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे सबसे पहले, जैसे मान लीजिए पेपर 1 है आपका, पेपर 1 है, पेपर 1 का टॉपिक 1 लिखना है, टॉपिक 1 लिखना है, पेपर 1 का टॉपिक 1 लिखेंगे हम, ठीक है। और पेपर 1 के टॉपिक 1 पे लिखेंगे कि ये कब पूछा गया। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, 2000 मान लीजिए 2020 का हमारे पास पेपर है, फिर 2019 का पेपर है, 2018 का पेपर है, सब आते हैं, अनसॉल्व्ड सॉल्व्ड सब मार्केट में उपलब्ध हैं आज के टाइम पे। 17 का पेपर है, 16 का पेपर है, 2015 का पेपर है, 2014 का पेपर है, 2013 का पेपर है ना, 2012 का पेपर है, 2011 का पेपर है, 2010 का पेपर है, 2009 का पेपर है, 2008 का पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी उठा लो, आपको उल्टा चलना हो तो उल्टा चलो, नहीं तो मैं तो कहता हूँ यहाँ से उठाओ, 2020 का पहले उठा लो पेपर। और 2020 के पेपर में देखो कि किस किस टॉपिक से आया है क्वेश्चन। मान लो मैंने लिखा टॉपिक 1, पेपर 1 टॉपिक 1, टॉपिक 1 से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका नाम लिख दो। टॉपिक 1 का नाम तो होगा ही ना, उसके आगे लिख दो 2020 से पूछा गया है इसमें। फिर देख लो टॉपिक 2 से पूछा गया है क्या, पता चला टॉपिक 2 से 2020 में कुछ नहीं पूछा गया। फिर लिख लो टॉपिक 3, टॉपिक 3 से क्या पूछा गया है, टॉपिक 3 किस साल पूछा गया है। ऐसे करके आपको, मान लो टॉपिक 1 है, 2020 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, 2018 के बाद, ठीक है, 2018 के बाद 2017 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सन लिखते जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख देख के, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपको सन लिखते हुए जाना है। आपको सन लिखेंगे तब बात होगी, जब तक आप उसके ईयर सबको लिख देना है कि ये टॉपिक में कौन से सन क्या पूछा जा रहा है। ये काम करना है हमें शुरुआत के 7 दिन। मैं 7 दिन का टाइम मानता हूँ, 7 दिन बहुत होता है, 7 दिन की अवधि में आप उससे पहले भी करके बैठ सकते हो। ये काम करना है। दूसरी चीज़, पहली प्राथमिकता क्या है, सिलेबस उठाना है, टॉपिक लिखना है, सिलेबस उठाना है, टॉपिक लिखना है। यदि आप चाहो तो आप इसे सब टॉपिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। टॉपिक में सब टॉपिक भी होते हैं ना, कि टॉपिक है मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके सब टॉपिक क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के कारण, उदय कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता अपने परिपक्व चरण में कैसी थी, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के, उदय को लेकर के, उसको लेकर के बड़ा ये सारे सब टॉपिक हैं। कारण क्या था कि इतनी बड़ी सभ्यता पतित हो गई। क्वेश्चन से भी सब टॉपिक निकलते हैं, कई बार क्वेश्चन से हमें सब टॉपिक पता चलते हैं, तो टॉपिक के साथ सब टॉपिक भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद जो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके ईयर लिखने हैं आपको। मान लो ये 2013 में पूछा गया,
फिर 2014 में पूछा गया, फिर 2010 में पूछा गया, ऐसे करके टॉपिक 2 के सब के आगे लिखना है। ये काम दूसरा करना है और इस काम पे 7 दिन का टाइम लगेगा। 7 दिन का टाइम लगेगा, 7 दिन की अवधि लगेगी। क्या लगेगा? 7 दिन की टाइम लगेगी, 7 दिन की अवधि लगेगी। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? दूसरी बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? 2 बातें मुझे बस आपको समझाना है। पहला, सिलेबस उठाना है, सिलेबस को टॉपिक सब टॉपिक में बांट लो। टॉपिक में तो बांटना ही बांटना है, यदि बेहतर रहेगा सब टॉपिक में भी बांट लो आप। ठीक है, आप 7 दिन बाद बिल्कुल चेंज दिखोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखने लग जाएगा। आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ज़्यादा चक्कर में पढ़ने लग जाते हैं। इतना समझ में आ रहा है? यदि इतना 2 काम करना शुरू कर दिया ना, आपके चेहरे की चमक ही अलग होगी, आपके दिमाग में आपकी ऊर्जा एक अलग ही स्तर पे चलने लग जाएगी, क्योंकि आपको क्लियरिटी होनी चालू हो गई कि आपका सिलेबस। देखो, मैंने यहाँ पे पहले स्टडी मटेरियल इसलिए नहीं बोला क्योंकि स्टडी मटेरियल पहले बच्चे करते क्या हैं, बच्चों का काम होता है कि आज जो है कोई ऑप्शनल चुना, कोई सब्जेक्ट चुना, उसके बाद उठा लिया किताब और बस पढ़ना चालू कर दिए। आपने रिसर्च का काम किया ही नहीं। जब तक आप रिसर्च का काम नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। अब देखो, यहाँ से तो पहले ये पता चल जाएगा कि किस साल कौन सा टॉपिक ट्रेंड में था, किस साल किस टॉपिक को पूछा गया। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी पता चलेगी कि आयोग के क्वेश्चंस में पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है। पहले क्वेश्चन कैसे पूछता था, अब क्वेश्चन कितने पूछता है, कितने वर्ड में पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो आपको टॉपिक का ट्रेंड पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ना कि ये पागलों की तरह कि बस कॉपी उठाया, किताब उठाया, बस पागलों की तरह जुट गए। हमें पढ़ के पूरा जाना है, लेकिन हमें प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी इस एग्ज़ाम में। बिना स्ट्रेटजी के ये एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। इस एग्ज़ाम में यदि आपने प्राथमिकता तय नहीं की कि मुझे क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, ये चीज़ छोड़ने को लेकर बहुत क्लियरिटी होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब उस पर एक प्रॉपर रिसर्च करोगे। सब जब रिसर्च करना बैठोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये बात सही है। तो ये मैं जितना काम करवा रहा हूँ ना आपको, ये खुद का आपका रिसर्च वर्क होगा। इसमें ये मत सोचिए कोई करा कराया दे देगा, कोई करा कराया नहीं देगा। करा कराया से फ़ायदा ही नहीं है। आपको खुद इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद इसमें परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें मुझे चाहिए आपसे। पहले सिलेबस के टॉपिक और सब टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, टॉपिक और सब टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, और टॉपिक और सब टॉपिक को क्लियर करने के बाद उनके आगे प्रश्नों को लिखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है और लिखना है कि कौन सा टॉपिक किस साल पूछा गया था, या जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस टॉपिक से संबंधित है और उस क्वेश्चन को किस साल पूछा गया। ईयर लिखते चले जाएंगे आप आगे, बस ईयर लिखते जाएंगे। सब टॉपिक भी आप मेंशन कर दीजिए कि ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आया था। ये आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि क्या सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। बताइए, इतनी सी बात है। पहले इसको क्लियर करो कि ये बात मेरी समझ में आ गई और ये काम आप करोगे। इस चीज़ को लेकर आपको कमेंट में बताना है कि ये चीज़ आपको करना भी है। आज से ही लग जाओ। यदि आपने अभी तक ये चीज़ को नहीं किया है, देखो पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा एक ऐसी तरीके से जो सिलेक्शन की राह तक ले जाता है। ठीक है, और कोई? ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, ये काम कर ही लेना है। सबसे पहले यही काम कर लेना है। किताबों को साइड में रखो। किताबों का रोल कब आएगा बताऊंगा मैं आपको। किताबों का अब नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए। तो इसको मैंने पहला लेवल आपको बताया, सिलेबस। ठीक है, इसमें कई चरण है। पहला लेवल क्या है आपका? पहला लेवल आपका है, ठीक है, सिलेबस। दूसरा लेवल आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना, और तीसरा लेवल है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको टॉपिक सब टॉपिक में कन्वर्ट कर देना। क्या टॉपिक होगा, क्या सब टॉपिक होगा, उसको कन्वर्ट कर देना। ये आपका कि कौन सा कब पूछा गया, ईयर वाइज कैटेगरीफाइज कर लेना, ईयर वाइज कैटेगरीफाइज कर लेना, ईयर वाइज कैटेगरीफाइज करना, ईयर वाइज कैटेगरी का। यही काम आप जीएस में भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले आपको ऑप्शनल भर की सलाह देता हूँ। ऑप्शनल पेपर में देखो 20 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाओगे ना, तो आयोग लगभग 75% से ज़्यादा तो पूछ ही चुका होगा। यदि 20 साल के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे लिख लिया, 30 साल के लिख लिया, तो 100% पूछ चुका होगा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब पूरे पाठ्यक्रम का उस सिलेबस के पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के तौर पे। क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो पूछे ही जा चुके हैं ना। हर पूरे सिलेबस का एक एक हिस्सा पाओगे आप कि पूछा गया है, कुछ नहीं बचा है। 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक ऐसे निकल के आएंगे जिसमें आपको लगेगा यार इससे तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है आयोग, और मैं इसी पे सर भिड़ा रहा हूँ, इसी को पढ़ रहा हूँ। तो उस चीज़ से बचा पाऊंगा मैं आप लोगों को, उससे आप बच जाओगे। तो लेकिन पहले ये काम हमें अर्जेंट बेस करना है, अर्जेंसी है इस चीज़ की। इसके बिना बात नहीं बनेगी, इसके बिना बात आपकी नहीं बनेगी।
तो आज से सभी को लिखना है, ये काम करना है, आज से ही करोगे। सिलेबस उठाओगे अच्छे से, सिलेबस आपको आयोग की साइट में मिल जाएगा, इंटरनेट में मिल जाएगा, आपको वहाँ से सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस या तो आपने सिलेबस खरीद रखा होगा, और इसके बाद पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको खरीदने हैं। जो भी आपने ऑप्शनल रखा है, पिछले साल के क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बिना उसके बात नहीं बनेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिना उसके बात नहीं बनेगी। और फिर टॉपिक सब टॉपिक पे किस ईयर वाइज आपको ये काम कर लेना है। ठीक है, अब देखो ये हो गई बात आपकी इतनी, ये बात आपको समझ में आ गई। पूरे के पूरे पेपर को, प्रश्न पत्रों को आप इस तरीके से कैटेगरीफाइज कर लोगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, कर लोगे सभी लोग, उम्मीद करूं इस बात की। नहीं किया होगा आप में से, बहुतों ने नहीं किया होगा। कोई बताए मुझे यहाँ पे कर चुका है ये काम कर चुका है, कोई है आप में से? किसने किसने किया है बताइए। यदि किया है तब तो फिर आपको खुद ही पता होगा सारी चीज़ें कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सिलेबस लिखना नहीं है, सिलेबस के सिर्फ टॉपिक चाहिए मुझे, बस सिलेबस के टॉपिक चाहिए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो केवल बस इतना ही लिख देना है, सिलेबस हो गया। वैदिक सभ्यता, सिलेबस हो गया। टॉपिक 2 हो गया, टॉपिक 1, टॉपिक 2। टॉपिक 1 से पाषाण काल है ना, पाषाण काल के बाद जो है दूसरा टॉपिक हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा टॉपिक हो गया वैदिक काल, मैं इतिहास में बता रहा हूँ। चौथा टॉपिक हो गया महाजनपद काल, पांचवा टॉपिक हो गया आपका मौर्य काल। ठीक है, छठवां टॉपिक, तो टॉपिक बाई टॉपिक आपको लिख लेना है कि किस टॉपिक पे क्या है। ठीक है, सिलेबस पढ़ना नहीं है, सिलेबस को बाकायदा कैटेगरीफाइज करना है, टॉपिक लिखने हैं कि क्या क्या टॉपिक हैं, और उस टॉपिक के सब टॉपिक आप लिख पाएंगे तभी आपको मजा आएगा। सब टॉपिक के भी सब टॉपिक निकल सकते हैं। ठीक है, टॉपिक के सब टॉपिक, सब टॉपिक के सब टॉपिक, फिर ठीक, और ईयर वाइज कैटेगरीफाइज। अब ये हो जाने के बाद फिर आ जाते हैं सिलेबस पे। ये सिलेबस पे जो टॉपिक बनाए थे, अब आपको काम करना है एक बुक के सिलेक्शन का। अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे कोडिफाइड कर लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कोडिफाइड कर लिया, टॉपिक वाइज आपने लिख लिया कब क्या पूछा गया है। अब बात आएगा आपके वैकल्पिक विषय का, अब आपका आएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल को। अब हमें स्टडी मटेरियल पे आना है। अब हमें स्टडी मटेरियल पे आना है। किस पे आना है? स्टडी मटेरियल पे। स्टडी मटेरियल हमें चुनना चालू करना है, स्टडी मटेरियल हमें देखना शुरू करना है कि स्टडी मटेरियल को के माध्यम से चीज़ों को मैनेज करना है। अब स्टडी मटेरियल में आपको पता है आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं, तो सबसे पहले पता करो मानक किताबें क्या हैं उससे जुड़ी हुई। मानक किताबें क्या क्या हो सकती हैं। ठीक, मानक किताबों में देखो, एक तो TMH है, टाटा मैकग्रा हिल है, बहुत सारी किताबें निकालता है ये। TMH की किताबें आती हैं, स्पेक्ट्रम की किताबें आती हैं, स्पेक्ट्रम की। यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में चल रही किताबें होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में किताबें चल रही होती हैं। सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की किताब यूनिवर्सिटी में चलती है, पढ़ाई जाती है, और जो अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छे शानदार जो राइटर्स होते हैं उनकी किताबें होती हैं। उस क्षेत्र के अच्छे राइटर कौन से हैं? जो आपने वैकल्पिक विषय ले रखा है उस क्षेत्र के अच्छे राइटर कौन है? जैसे इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं। बिपिन चंद्र के बारे में आपने सुना है, सतीश चंद्र के बारे में आपने सुना है, हरिश्चंद्र वर्मा के बारे में आपने सुना है, झायश्री माली के बारे में आपने पढ़ा है, या फिर शेखर बंदोपाध्याय हैं, इनके बारे में आपने देखा है, इनकी किताबें। तो ये सब जो अच्छे अच्छे, रामचरण शर्मा है, RS शर्मा है, बहुत अच्छी किताब है इनकी। तो पहला सोर्स आप बनाओ NCERT को स्टडी मटेरियल के तौर पे। पहला सोर्स है आपका NCERT, पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट की। क्या क्लास 6 से 12th में कोई भी NCERT है या नहीं है? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि NCERT पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है या नहीं है। जैसे इतिहास की अवेलेबल है, ज्योग्राफी की अवेलेबल है, पॉलिटी की अवेलेबल है, इकोनॉमी की अवेलेबल है,
ठीक हो। वैकल्पिक विषय में एनसीईआरटी का एक बड़ा रोल है क्योंकि आपके फंडामेंटल क्लियर करता है। अब देखो 6 से 12 तक आप पढ़ चुके हो, आपके पास जो है उसका जो है प्रमाण पत्र भी है ना, उसका आपके पास प्रमाण पत्र भी है, एविडेंस भी है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको फिर से हम कह रहे हैं कि 6 से 12 तक का एक बार इतिहास की किताबें पढ़ लो, आप भूगोल की पढ़ लो, राज्य व्यवस्था की पढ़ लो, क्योंकि फंडामेंटल हो सकता है उस समय आपने उतनी सीरियसली उन्हें नहीं देखा हो सकता है कि आपके स्कूल में इतने अच्छे से नहीं कराया हो, तो एक बार फंडामेंटल पे हमको काम करना होगा। ठीक है, फंडामेंटल पे यदि हम काम नहीं करेंगे, अपने बेस पे काम नहीं करेंगे, तो फिर वही है कि आप बड़ी इमारत बनाते चले जा रहे हैं और आपने अपने फंडामेंटल पे काम नहीं किया तो इमारत कोलैप्स हो जाएगी, ढह जाएगी, है ना। भूकंप पे एक झटका आएगा, एक झटके में वो खोखली इमारत पूरी गिर जाएगी। ठीक है, सेकंडों का खेल होता है, तो इसलिए पहला आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से 12 तक की देखना है कि जो हमारा सिलेबस है उस पैटर्न पे क्या एनसीईआरटी बुक हैं, यदि हैं तो चलो एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने को लेकर के जल्दबाजी नहीं करना, अभी 7 दिन का टाइम और आप स्टडी मटेरियल पे लगाना है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टडी मटेरियल झटके में मत ले लिया करो, या कहीं पे भी झटके में नहीं लेना है। पहले सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैटेगरीफाइज करना, किस टॉपिक से किस साल क्वेश्चन आए हैं दोनों को जोड़ देना। इसके बाद तीसरा काम है स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल में भी मैंने आपको बताया कि अब बहुत काम है, सिलेबस साथ में रखो और सिलेबस साथ में रखने के बाद देखो कि एनसीईआरटी में कुछ अवेलेबल है क्या। ठीक है, 3 तरीके की किताबें हमें देखना है। पहले हमें देखना है एनसीईआरटी, संबंधित वैकल्पिक विषय की एनसीईआरटी है क्या कि नहीं है। दूसरा एडवांस बुक क्या उसके लेकर के कुछ निकाली जा रही है क्या, एडवांस बुक कुछ निकाली, जैसे अब ज्योग्राफी है या ज्योग्राफी में माजिद हुसैन साहब हैं, सविंदर सिंह साहब हैं, खुल्लर की किताबें हैं, बहुत सारी वैकल्पिक विषय को लेकर के। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में केसी श्रीवास्तव हैं, झायन श्रीमाली हैं, डीएन झा हैं, या फिर आपके हरिश्चंद्र वर्मा हैं, सतीश चंद्रा हैं, आरसी मजूमदार हैं, विपिन चंद्रा हैं, शेखर बंदोपाध्याय हैं, रामचरण शर्मा हैं, बहुत सारी किताबें भरी पड़ी है ना। तो हमें एक बार लिस्ट बना लेनी है कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी एनसीईआरटी, अभी लिस्टिंग की काम है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी हैं, एडवांस में कौन कौन सी जो है। ठीक है, एडवांस पता कर लेना है कि एडवांस में कौन कौन सी बुक किस किस टॉपिक के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये भी क्लियर कर लेना है। और चौथा इग्नू का मटेरियल हमें मिल जाए। इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ है ये, और बहुत शानदार यहाँ पे अच्छे राइटर हैं, बहुत बढ़िया किताबें यहाँ की। तो जो EHI या फिर मतलब कि ई सीरीज़ है इनकी, जो भी जैसे कि आपका सोशोलॉजी है तो ESO करके आएगी सीरीज, हिस्ट्री है तो EHI करके आएगी। तो जो इनका ग्रेजुएशन की 12th की जो किताबें हैं, कुछ लोग मास्टर्स भी पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ मास्टर की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है 12th में, मतलब मास्टर्स में भी जो है कुछ कंटेंट तो इग्नू का बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है जो ग्रेजुएशन की किताबें हैं, उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इग्नू का मटेरियल जो आपका है ये बहुत आपके लिए कारगर साबित होगा, सभी के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है इग्नू का मटेरियल। इग्नू का मटेरियल आप लोगों के लिए बहुत सारा कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत, मेरी बात का समझ में आ रही, मेरी बात की नहीं समझ में आ रही। ये 3 कैटेगरी पे मैंने आपको किताबें लिख दी, एनसीईआरटी किताबें, एडवांस बुक और इग्नू मटेरियल। ये आपको पता करना है। देखो ये सब रिसर्च मैं आपको दे रहा हूँ काम, ये आपको टास्क दे रहा हूँ। तीसरा टास्क ये है। अब देखो अब क्या करना है, सिलेबस लेके बैठना। मान लो यहाँ पे 10 किताबें आपने निकाल ली, यहाँ पे 10 किताबें निकाल ली, एनसीईआरटी की 10 किताबें निकाल ली, सारी ये 3 लेवल पे किताबें निकाल ली। किताबें निकालने के बाद अगला काम, अब कोई किसी की सुनी सुनाई बात मत करो, कोई कहता ये पढ़ लो, कोई कहता वो पढ़ लो, अपने पे भरोसा रखो, है ना, अपने भरोसा करो। मुझे माझी मूवी का एक वो बहुत अच्छा जो है डायलॉग है कि भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो इसीलिए खुद मेहनत करनी है, खुद रिसर्च करनी है इस चीज़ की। ज़्यादा चक्री में पढ़ोगे तो फिर गोल गोल घूम जाओगे। तो पहला काम आपको करना है कि एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, एडवांस बुक है, इग्नू मटेरियल है, इनको सिलेबस के साथ मैच करना चालू करना है। मैच करने का मतलब ये है कि जो टॉपिक हैं, जो पूछे गए हैं, जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्या एनसीईआरटी में मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, तो एनसीईआरटी पे वहाँ पे टिक करिए और टॉपिक का नाम लिख दीजिए। एनसीईआरटी पे जहाँ पर भी वो टॉपिक हो वहाँ पे उसको टिक करिए और टॉपिक नंबर लिख दीजिए। सब टॉपिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि किसके अंदर का सब टॉपिक है। वैसे ही एडवांस बुक में भी करिए। एडवांस बुक अभी पढ़ना नहीं शुरू करना, आप पहले दिन से पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ना नहीं शुरू करेगा कोई भी।
पढ़ने का लेवल बाद में आता है, पहले शुरुआती 1 महीना प्रिपरेशन का टाइम पीरियड है। जब तक तैयारी के बिना क्या मतलब होगा ये बताओ। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया तो पहले तैयारी की गई हर चीज़ की। जब तैयारी हुई, अर्जुन ने पूरा 12 साल काम किया उस पर, तब जाके वो एक महान धनुर्धर बना है। तो पहले 1 महीने की प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, फिर हम जाके आगे युद्ध स्तर पे काम कर पाएंगे। ठीक है, पहले प्रिपरेशन तो कर लें। भारत सरकार में आप देखते हैं किसी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन तैयारी रेगुलर चलती है, कंटिन्यूअस चलती है। सेना को रेगुलर एक्सरसाइज में भेजा जाता है, सैन्य अभ्यास कराए जाते हैं, रेगुलर पीटी परेड सब कुछ एक्टिव रखा जाता है। वैसे ही आपको पहले प्रिपेयर हो जाना है, प्रिपरेशन कर लेना है, फिर इसके बाद एग्जाम हॉल पे बैठना है। ये चीज़ हर जगह अप्लाई कर सकते हो जो चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो किताबों की लिस्ट हमने लिख ली कि ये किताब पढ़नी, ये किताब पढ़नी, ये किताब। डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, ईमानदारी से किताब का कितनी किताबें अथेंटिक होंगी, कौन कौन सी किताबें अब छोड़नी है, वो हमें पता कब चलेगा, जब हम पिछले साल के पेपर के साथ इसे मैच करने लग जाएंगे। ठीक है, पिछले साल के पेपर के साथ हम मैच करने लग जाएंगे। अब आपने एनसीईआरटी ओपन की, एनसीईआरटी में टॉपिक बाय टॉपिक लिखते चले गए। ये टॉपिक यहाँ पे लिखा है, ये टॉपिक यहाँ पे लिखा है, इस टॉपिक को यहाँ पे लिखा है, ये टॉपिक यहाँ पे लिखा है, ये टॉपिक यहाँ पे लिखा है, ये टॉपिक यहाँ पे लिखा है। ये चीज़ यदि आपने करना शुरू कर दिया फिर मज़ा आ जाएगा आपको। एनसीईआरटी पूरी की पूरी टॉपिक बाय टॉपिक कन्वर्ट कर देनी है, टॉपिक बाय टॉपिक इसको बांट देना है। एनसीईआरटी को क्या करना है, टॉपिक बाय टॉपिक बांट देना है कि ये टॉपिक यहाँ पे, ये टॉपिक यहाँ पे, ये टॉपिक यहाँ पे, ये टॉपिक यहाँ पे, ये टॉपिक यहाँ पे। कर पाओगे क्या? क्या ये भी कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ? इग्नू का मटेरियल आपको नहीं मिलता तो आप एक बार आज़ाद पब्लिकेशन में संपर्क कर सकते हो, आपको मदद करा दी जाएगी, बस इतना हो सकता है, आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। कर पाओगे इतनी सी बात? ऐसी एडवांस बुक को भी टॉपिक बाय टॉपिक बांट लेना है, लिख देना है ये इस टॉपिक से है, ये इस टॉपिक से है, मुझे दूसरा काम ये चाहिए आपसे। ठीक है, ये अगला लेवल है आपका। अभी देखो पढ़ाई मैं शुरू करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई अभी नहीं शुरू करना, पहले तो बंटवारा करना है हर चीज़ का। जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। पहले हमें प्रॉपर बंटवारा करना है। क्या करना है? प्रॉपर बंटवारा करना है। कर पाएंगे सभी बच्चे जितने भी हैं, सभी को करना चाहिए ये चीज़। आपको वैकल्पिक विषय देना है तो ये काम करना ही पड़ेगा, तब जाके बात बन पाएगी। इग्नू का मटेरियल भी आप अपने पास मंगवा सकते हैं। इग्नू का देखो वैसे मटेरियल नहीं मिलता है मार्केट में, फ़ोटोकॉपी मिलती हैं इसकी, क्योंकि अलाउ नहीं कर रखा आयोग ने, तो आपको फ़ोटोकॉपी मिल जाएंगी। फ़ोटोकॉपी आप संस्थान से भी संपर्क कर लोगे तो संस्थान आपकी मदद कर देगा, मतलब आपकी हेल्प करने की चीज़ है, तो हेल्प करने के लिए हम खड़े हैं आपके साथ। बाकी ऐसे डायरेक्टली आप मार्केट में जाओगे पूछोगे इग्नू का मटेरियल है, नहीं मिलेगा। और बहुत सारी जो है पब्लिकेशंस वगैरह ने क्या किया है कि इग्नू के मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करके अपना खुद का मटेरियल उसे बना के दे दिया कि इग्नू का मटेरियल है, उसे मत लेना। प्योर जो इग्नू की किताबें हैं, बहुत शानदार किताबें हैं, उन्हें पढ़ना है हमें। प्योर इग्नू की मटेरियल जो है उन्हें पढ़ना है। नेट में थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, कई जगह पे अपलोड आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, देख लीजिएगा, उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। देखो पीडीएफ में बहुत ज़्यादा जो है आपको निर्भर नहीं रहना है, आपको हार्ड कॉपी का बहुत बड़ा महत्व है, हार्ड कॉपी के थ्रू काम ज़्यादा करना है आपको। ठीक है, तो ये भी काम आपको करना है, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक किताबों को भी आपको कन्वर्ट कर देना है कि ये इस टॉपिक से, ये इस टॉपिक से। अब इससे आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपकी किताबें बहुत छोटी हो जाएंगी, आपकी प्राथमिकताएं तय हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस साल ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप पूरी किताब को भी लिख देंगे तो किताब में कई सारे टॉपिक ऐसे निकल के आएंगे जो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ऐसे ज़बरदस्ती मगजमारी करते हैं, माथा मारते हैं उसमें। जब ये चीज़ें हो जाएं, अब आप संतुष्ट हो जाएं कि आपको सिलेबस की अच्छी समझ हो गई, टॉपिक की अच्छी समझ हो गई, फिर आपने टॉपिक को ईयर वाइज कैटेगरी वाइज कर दिया कि किस ईयर कौन सा टॉपिक पूछा गया था, टॉपिक को सब टॉपिक में बांट दिया, उसके सब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक वो भी बांट दिया। अब इसके बाद अगला काम आपने क्या किया, किताबें उठाई, और किताबें उठाने के बाद उन किताबों से आपने किताबों पे भी बंटवारा कर दिया, बता दिया कि किताबों को किस तरीके से, तो ये भी काम आपने कर दिया। आपने मल्टीपल काम किए हैं यहाँ पे। ठीक है, कई सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो काम आपने किया है। अब आपको ज़्यादा वैसे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब आपको पता है कि किताब में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को तैयार करना है, किस टॉपिक को नहीं तैयार करना है। तो अब आपको किताबों के माध्यम से, जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा, पहले एनसीईआरटी से देख लो, बेसिक क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान भाषा में लिखी गई एनसीईआरटी। तो पहले एनसीईआरटी से देख लो, फिर वही टॉपिक एडवांस बुक से देख लो, फिर वही टॉपिक इग्नू के मटेरियल से देख लो, ये काम कर लो।
ठीक है, एनसीईआरटी से वही टॉपिक देख लो, एडवांस बुक से वही टॉपिक देख लो, टॉपिक बाई टॉपिक उठा के चलो। अब ये सीन मत क्रिएट करो कि मैं एक साथ ऐसे, जो आपने एक मेहनत ये वाली की है, पहले ये टॉपिक को पहले उठाना है हमें। जैसे मान लो ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, टॉपिक 1 से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार, तो टॉपिक 1 को प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है हमें। क्या करना है, टॉपिक 1 को प्राथमिकता देनी है और उस प्राथमिकता के अंतर्गत काम करना है। क्या करना है, प्राथमिकता देनी है, इसको क्या करना है, प्राथमिकता देनी है। ठीक है, इसको प्राथमिकता देनी है और प्राथमिकता के अंतर्गत काम करना है। इसको प्राथमिकता देनी, इसको प्राथमिकता देनी, इसको प्राथमिकता देनी। ठीक है, प्राथमिकता के अंतर्गत ही हमें काम करना है। बताइए, कोई तकलीफ हो बताएं फिर, कोई तकलीफ किसी को इस बात से मेरी? और हम पहले इन टॉपिकों को प्राथमिकता देंगे, इन टॉपिकों को प्राथमिकता देंगे, बिना इनके बात नहीं बनेगी। पहले अब किताबों में इन्हीं टॉपिकों को लिखना और बाकायदा नोट्स बनाना है, नोट्स शॉर्ट बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स के साथ ही उस टॉपिक से जिससे क्वेश्चन, उससे एक आंसर भी लिखना है। ठीक है, क्या करना है, पहला काम करना है इसमें, टॉपिक उठाया, टॉपिक 1 उठाया, टॉपिक 1 उठाने के बाद उसके सब टॉपिक होंगे, बहुत सारे सब टॉपिक होंगे, एक एक सब टॉपिक उठाना चालू किया टॉपिक 1 के। पहले एनसीईआरटी में देखा कि एनसीईआरटी में उसको लेकर के क्या बातें हुई हैं, फिर एडवांस बुक में भी देख लिया साथ में कि एडवांस बुक में कुछ नया है क्या, फिर इग्नू का मटेरियल यदि आपके पास है तो इग्नू के मटेरियल में भी देख लिया आपने। इन 3 जगहों से आपने देख लिया। अब 3 जगहों से देखने के बाद हो सकता है बहुत से लोग कोचिंग के नोट्स मंगवा लेते हैं, है ना, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स मंगवा लेते हैं कि कई संस्थानों के कोचिंग के नोट्स हैं, कुछ अच्छे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे से ऑप्शनल सब्जेक्ट पे काम करवा रहे हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। चौथा रिसोर्स, आप किसी कोचिंग के नोट्स भी रख सकते हैं अपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन मेहनत करना पूरी आप ही को है, तभी आपका भला होगा, बार बार कह रहा हूँ। तो टॉपिक 1 को इन टॉपिकों से पढ़ने के साथ साथ इनके शॉर्ट नोट्स बनाते चले गए, शॉर्ट नोट्स बनाते चले गए। इस चीज़ को मैंने आपको बता रखा है पहले ही, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उस उप टॉपिक का एक आंसर राइटिंग भी करना है, उसको लेकर एक क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है, आपको आंसर भी लिखना है उसको लेकर के। जब आप उसके शॉर्ट पॉइंट बना ले, खुद से क्वेश्चन बनाइए और खुद से क्वेश्चन बनाने के बाद उसके आंसर लिखिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए और उसके आंसर लिखिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए और उसके आंसर लिखिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए और उसके आंसर लिखिए। अब बताइए, कोई दिक्कत है अभी इतने में? समझ में आई मेरी बात? अब इतने को करने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगा ही नहीं, आप इतने स्टेप तक पहुंचिए। पहले वैकल्पिक विषय को लेकर ये सबसे अच्छी तकनीकी है, सबसे अच्छा तरीका है। इसी तरीके से आप अपने वैकल्पिक विषय पे एक अच्छी नॉलेज, देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कमांड बनेगी कैसे? जब आप कमांड बनाना चाहोगे। यदि आप कमांड बनाना ही नहीं चाहोगे तो फिर कोई बात ही नहीं होगी। कमांड बनाना है हमें, तब बात होगी। ठीक है, और कमांड तब बनेगी जब चीज़ों को जाओगे कई जगह पे, कई किताबों पे। जब आप किताबों को छांट रहोगे ना, तो आप पाओगे कि कई सारे टॉपिक कुछ किताबों में नहीं है, कुछ किताबों में कई सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ही शॉर्ट लिस्ट कर लोगे कि ये किताब अच्छी है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन इस किताब से पूछा गया है, इस एनसीईआरटी से पूछा गया है, आपको मज़ा आ जाएगा। एनसीईआरटी और एडवांस रामचरण शर्मा जैसे मैंने खरीद लिए हैं, बाद में पता चला कि वह वापस भी नहीं हुई है। एनसीईआरटी सस्ती हैं जबकि एडवांस बुक महंगी है। अब बेटा सस्ती और महंगी को लेकर के अब क्या बताए, एक जैसी हैं। रामचरण शर्मा, हाँ, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की जो किताब है, जो ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की किताब है, किस चीज़ की? ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की किताब। ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की जो किताब है, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की किताब में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हिस्ट्री की किताबें हैं, चाहे वो प्राचीन भारत की हो, मध्यकालीन की, आधुनिक की, ये तीनों किताबें एक जैसी हैं, क्योंकि ये क्या है, हिस्ट्री को ही लिख दिया, सेम राइटर है, सब कुछ ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रखो अपने पास, पढ़ना हो पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ना है किसी को दे दो, और क्या कर सकते हो उसको। किताबें ये नहीं है और महंगी और सस्ती नहीं है, किताबें आपको एक बार लेनी पड़ेगी, किताबों पे आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, किताबें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार किताबों को आपको
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार किताबों को आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, किताब आपको लेनी पड़ेगी, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आपको एडवांस बुक हो, चाहे आपकी इग्नू की किताबें हो, बिना इनके बात नहीं बनेगी, आपको ये सारी लेनी पड़ेंगी। बिना इन किताबों के काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आपके पास चीज़ ही नहीं होगी तो फिर आप करोगे कैसे, बताइए। ठीक है, एक जैसी पता चलेंगी जब आप पढ़ोगे, यदि लग रहा है एक जैसी हैं तो फिर कोई बात नहीं, उससे रिवीजन कर सकते हो, या तो फिर उसे मत लो, सीधी साफ सी बात है। मैं तो कभी भी इस चीज़ को सलाह ही नहीं देता ना। आप कभी भी देखेंगे मैंने बुकलेट का डाल रखा है, आपको वहाँ पे बता रखा है, क्लियर कर रखा है, स्पष्ट कर रखा है कि जब ये ना हो तो ये कर लो, ये ना हो तो ये कर लो, ये ना हो तो ये कर लो, बस ये वाली बात है। तो दोनों बुक यदि आपके पास हैं तो दोनों बुक मैंने बताया पढ़ोगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा, जीरन नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा, पलटी हो जाएगी, आपको बदहजमी हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। किताब को पढ़ने से तो एक बार, दो बार, तीन बार आप एक बार देख सकते हो, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। वैसे ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की और एनसीईआरटी किताबें दोनों सेम ही हैं। अब ये इन्होंने क्यों लिखी, क्या किया, अब इस पर क्या होगा, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी आना बंद हो गई हैं, तो उन्होंने लिख दिया आपके पास अल्टरनेटिव है, यदि आपने ले रखा है तो उसको कर लीजिए। हाँ, दोनों एक जैसे हैं, एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, एनसीईआरटी ही पढ़ो, ज़्यादा बेटर है। ओरिएंटेड ब्लैक स्वान और एनसीईआरटी में यदि ऑप्शन चुनना हो तो मैं एनसीईआरटी को प्राथमिकता दूंगा इस बात को लेकर के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आप बिल्कुल एक बार फिर से मेरे समझ लीजिए। सबसे पहला काम करना है कि अपना ऑप्शनल डिसाइड करना है, और यदि दो ऑप्शनल को लेकर कंफ्यूजन है, आपको दो को लेकर, तीन को लेकर कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को लेकर के पहले अपनी रुचि देखिए, बैकग्राउंड देखिए, और साथ ही पिछले साल के पेपर और सिलेबस से ये तय करिए कि किसमें अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस कर रहे हैं आप। इसके बाद फिर आप जब एक ऑप्शनल, पहले दो को ख़त्म करना है, डायरकी नहीं होनी चाहिए, दो में से एक करना है। एक ही ऑप्शनल है तो दो पे क्यों काम करो भाई, एक ही पे काम करोगे, है ना, ये फालतू का टेंशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको सिलेबस उठा के सिलेबस को टॉपिक में डिवाइड कर लेना है, टॉपिक में डिवाइड कर लेना है अपने सिलेबस को। टॉपिक में डिवाइड करने के बाद, सिलेबस को टॉपिक में डिवाइड करने के बाद जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी क्या करना है, ईयर वाइज कैटेगरीफाइज कर लेना है कि ये टॉपिक आपका इस ईयर आया, 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 इसको कैटेगरीफाइज कर लेना है आपको। ठीक है, और जब ये काम हो जाए आपका, जब ये क्लियर हो जाए, ये काफ़ी बड़ा और लेंदी काम है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है इस पूरे सेक्शन का। इसके बाद आपको किताबें इकट्ठी करनी कि किताबें क्या क्या हो सकती हैं, किताबों की लिस्ट बनाइए आप, क्या क्या हो सकती हैं किताबें। और मानक किताबों में आपकी पहले आती हैं एनसीईआरटी, जितनी भी हैं सारी मानक किताबें हैं। एडवांस बुक में बहुत सारे पब्लिकेशन है, कुछ टाटा मैकग्रा हिल से निकलती हैं, कुछ जो है आपकी ओरिएंटेड ब्लैक स्वान निकालता है, कुछ किताबें जो है आपकी जो है स्पेक्ट्रम से निकलती हैं। तो अलग अलग पब्लिकेशन है, हिंदी कार्यान्वयन विभाग से निकलती हैं, भारत सरकार के कई प्रयाग पब्लिकेशन अलग अलग से निकलती हैं, कई सारे पब्लिकेशन हैं, पब्लिकेशंस की कमी नहीं इंडिया में। वहाँ पे राइटर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, है ना। जैसे सविंदर सिंह की किताब है, बहुत अच्छी किताब है ज्योग्राफी में, है ना। आर.एस. शर्मा की किताब है, झायन श्रीमाली की किताब है, सब किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं। तो ये सब पब्लिकेशंस पता करना है एडवांस बुक में कि क्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या क्या हो। और इसके बाद इग्नू का मटेरियल अपने पास रख लीजिए। रखने के बाद एक एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को सभी से पढ़िए, उस टॉपिक को सभी से पढ़िए, उस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को, सबको जो पूछा गया है उसको एनसीईआरटी से भी हमको करना है, एनसीईआरटी से करने के बाद उसको एडवांस बुक से भी करना है, एडवांस बुक से करने के बाद उसे इग्नू मटेरियल से भी करना है। ठीक है, उसे इग्नू मटेरियल से भी करना है। ठीक है, और जब हम इसको प्राथमिकता ले लेंगे तो प्राथमिकता लेने के बाद आसानी से हमें कोई दिक्कत नहीं करनी है, हमें इजीली उसके शॉर्ट नोट्स तैयार बनाने हैं साथ साथ, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद एक मेंस आंसर राइटिंग करनी है, एक मेंस आंसर राइटिंग करनी है। क्या करना है, एक मेंस आंसर राइटिंग करनी है। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बताओ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इतनी सी बात है, इतना करना है बस, इतनी सी बात है। अब देखो मेरे से किताबें मत पूछो कि ये किताबें हैं वो किताबें हैं, किताबें आप पहले सिलेबस उठाओ जितना मैं बता रहा हूँ। अब आप किताबें पूछोगे, मुझे पता है आप लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं रहेगा, आप सीधा आ जाओगे किताबों के ऊपर कि सर किताब बता दो, सर किताब बता दो, सर ये कर दो वो कर दो। आपने अभी सिलेबस और टॉपिक पे काम ही नहीं किया। यदि सिलेबस और टॉपिक पे आपने काम कर लिया होता तो मैं सच बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती किसी भी तरीके से, कोई आपको दिक्कत ही नहीं होती।
बताइए। सबसे पहले सिलेबस और टॉपिक को ढूंढना है। ढूंढने के बाद मानक किताबें सारी मिल जाएंगी आपको। हिंदी में डॉक्टर नागेंद्र की किताब आती है, राम कुमार शुक्ल की किताब आती हैं, जो उपन्यास लिखे गए हैं सिलेबस में वो सारे मिल जाएंगे आपको। सब कुछ है मार्केट पे। पहले सिलेबस तो देखो, अभी सिलेबस ही हिंदी का नहीं देखा होगा आपने। हाँ पूछिए विराज जी, क्या पूछना चाहते हैं। जितने स्टेप मैंने आपको बता दिए, इस स्टेप को फॉलो कर लो आप। ऑप्शनल क्या, हर चीज़ पे यही चीज़ फॉलो करना है। मज़ा ना आ जाए, आपका लेवल बिल्कुल अलग हो जाएगा। पहले तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रायोरिटी तय कर ली, आपने क्लियर कर लिया प्रायोरिटी, ठीक है। तो आपने प्रायोरिटी बहुत कम कर ली। बताइए, बात समझ में आ रही है मेरी? अभी भी कोई डाउट हो, कुछ भी है तो पूछिए। तो ये स्टेप को आपको फॉलो करना है प्रॉपर, सभी को ये स्टेप को आप सभी को फॉलो करना है। सोशियोलॉजी में कौन सी अच्छी रहेंगी, देखिए अब बताए ना, आप लोग किताबों में आ गए। पहले आपको टॉपिक तो पता चले, तभी तो किताब, कोई भी किताब आप लोगे उसमें वो टॉपिक है या नहीं है कैसे क्लियर होगा, ये बताइए। अब ये आपके ऊपर है, आप सब पे फॉलो कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आपके ऊपर है ये, ठीक है। मेरा काम है आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देना। जो मैं बताया हूँ यदि इसको फॉलो कर ले गए, टेंशन खत्म हो जाएगी हमेशा भर के लिए। शॉर्ट नोट्स क्रिएट होते जाएंगे, साथ साथ आंसर राइटिंग भी करते जाओगे तो ये क्लियर होगा कि वहाँ लिखना कैसे है। सारा खेल लिखने का ही है, और लिखने से आप सबसे ज़्यादा भागते हो, लिखने से आप सब लोग भागते हो। हाँ इतना करिए, करने के बाद किताबों की टेंशन मत लीजिए। किताबें सब मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, इतने थीसिस लिखे जाते हैं। भारत में कमी है इन सब चीज़ों की। हर चीज़, हर सब्जेक्ट पे इतने बड़े बड़े राइटर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, एनसीईआरटी ने इतना काम कर रखा है, एनसीईआरटी सारी की लिखी गई हैं। जाइए ऑफिशियल साइट पे निकल लेंगे। अब देखिए ब्रजेश खत्री जी, पुछल्ले शब्द के बारे में बता दीजिए आंसर राइटिंग में। मैं बता तो रहा हूँ, चर्चा कुछ और हो रही हो और बात कुछ और करना है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको देखने